हम खंडरात में थे। आसमान पर चांद रोशन था और पुरस्कार खंडरात में मध्यम सी चांदनी फैली हुई थी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं और उसमें फूलों की खुशबू रची हुई थी। मैंने रजब अली को देखा तो उसने आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त यहाँ का माहौल बेहद खूबसूरत है, आओ ज़रा उन खंडरात का बगौर जायज़ा लें। मैंने रजब अली से इत्तफाक किया और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गए। आज इस माहौल में कोई ख़ास बात ज़रूर थी। इससे पहले जब मैं रानी अमृता के साथ यहाँ आया था तो दिन की रोशनी में भी यहाँ का माहौल बेहद भयानक लग रहा था, लेकिन इस वक्त इसकी कैफियत इतनी हैबतनाक नहीं थी, बल्कि चांद की रोशनी में इस माहौल में एक शगुफ्तगी का सा एहसास होता था। ख़ास तौर से फूलों की खुशबू हमें अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही थी। ना जाने ये खुशबू कहाँ से आ रही थी। हम खंडरात की ईंटों के ढेर पर चढ़ते हुए वहाँ से आगे बढ़ते रहे और फिर एक ऐसी दीवार के करीब पहुँच गए जो बहुत वुसअत में फैली हुई थी और उसमें एक दरवाज़ा भी सही सालम नज़र आ रहा था। पूरे खंडर की निस्बत ये दीवार खासी मजबूती से अपनी जगह जमी हुई थी। हालांकि इसके ऊपर अगर कोई भी छत होगी तो वो अब उस पर से हट चुकी थी। ऊपर बेशक ईंटें टूटी हुई नज़र आ रही थी, लेकिन बाकी दीवार देखने ही से खासी मजबूत मालूम होती थी। और फिर दरवाज़ा ऐसा था कि कुछ अजीब सा एहसास होता था। यूँ लगता था जैसे इसके आसपास के हिस्से को साफ़ सुथरा किया गया हो। बहरहाल मैं रजब अली के साथ दरवाजे की दूसरी जानिब चला गया और उधर देखकर मेरी हैरत से आंखें फैल गईं। उस तरफ का मंजर खंडर के सामने वाले हिस्से के मनाजिर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ जगह जगह फूलों के कुंज बिखरे हुए थे। ज़मीन पर सब्ज़ा भी लगा हुआ था। ज़माने कदीम में जिस तरह का तर्ज तामीर होता है उस किस्म की एक दो बारादरियाँ भी नज़र आ रही थीं। सबसे ज़्यादा हैरतनाक बात वो दो अफराद थे जो हमें एक संगी चबूतरे पर बैठे नजर आ रहे थे। उनके जिस्म भी मुतहर्रिक थे और उन्हें देखकर कम अज़ कम मेरे दिल को एक अजीब सी सनसनी का एहसास हुआ। रजब अली भी रुक गया। कौन है वो लोग? क्या कह सकता हूँ चीफ, तुम्हारी ही दुनिया के लोग हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने हमें देखा नहीं है, वरना छुपने या भागने की कोशिश करते। आओ चीफ, उधर आड़ में हो जाएं। रजब अली ने कहा और हम लोग एक दीवार की आड़ में हो गए। मध्यम चांदनी में उनके खदो खाल तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन यह एहसास यहाँ से भी हो जाता था कि उनमें से एक औरत और एक मर्द है। रजब अली ने सरगोशी के अंदाज में कहा, हो सकता है चीफ आसपास का कोई नौजवान जोड़ा हो, दुनिया की मुश्किलात से घबरा कर इधर आ निकला हो, मगर बड़े दिल गुर्दे का काम है इन खंडरात में इश्क करना। तुम्हें भी इसका एहसास होता है, तुम तो हो ही खंडरात के बासी। तुम्हारी ही जुबान में बात कर रहा हूँ चीफ, और तुम्हारे ही लोगों की कहानी सुना रहा हूँ, वरना हमारे यहाँ तो इश्क का मेयार ही यही है, मध्यम चांदनी, टूटे फूटे खंडरात। हमारे लिए इससे ज़्यादा हसीन मंजर और कौन सा हो सकता है। हम चूंकि उन लोगों के करीब पहुँचते जा रहे थे, इसलिए ये सरगोशियाँ भी बंद कर दी थीं। रात की तारीकियों में यह सरगोशियाँ भी दूर तक सुनी जा सकती थीं, इसलिए हमें एहतियात से काम लेना था। कुछ देर के बाद हम उनके करीब पहुँच गए। अभी तक उन्होंने हमें नहीं देखा था। फिर जब हमने ये महसूस कर लिया कि अब इस बारादरी के ऊपरी हिस्से को हम बखूबी देख सकते हैं और उससे इतने करीब हैं कि वहाँ मौजूद लोगों की आवाज़ भी सुन सकते हैं, तो हम दोनों ही ने बैक वक्त अपनी जगह से झांक कर देखा और दूसरे लम्हे हमारी आंखें हैरत से फैल गईं। हमारे सामने जो मर्दाना जिस्म नजर आ रहा था वो गणेश पाल के सिवा और किसी का नहीं था, लेकिन उसके साथ जो औरत थी उसके बारे में सही तौर पर अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। गणेश पाल को इस तरह इस आलम में देखकर मेरा जहन भी अजीब सी कैफियतों का शिकार हो गया। वो इस वक्त मुकम्मल होशो हवास में नजर आ रहा था और उसके चेहरे पर ना वीरानी और संजीदगी थी और ना ही उसका लिबास ही इतना मलगजा और मैला था, बल्कि इसकी निस्बत वो एक अच्छे खासे साफ सुथरे सिल्क के लिबास में नजर आ रहा था, जिसमें मैंने पहले उसे नहीं देखा था। रजब अली के होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, चीफ, ये हैं तुम्हारी दुनिया के लोग। आखिर गणेश पाल अपनी असल हालत में पकड़ा गया ना। मैं खामोशी से गणेश पाल को देखता रहा। न जाने क्या क्या ख्यालात मेरे जहन में आकर गुजर रहे थे। इसका मतलब है कि गणेश पाल बहुत गहरा आदमी है। उसने ये सारा जाल इसीलिए फैला रखा था, लोग उसे सिर्फ दीवाना समझें, और वो अपनी इस दीवानगी की आड़ में ये खेल खेल रहा था। मगर ये खेल है क्या और ये औरत कौन है? बहुत से सवालात मेरे जहन में पैदा हो गए, लेकिन गणेश पाल पर सख्त हैरत हो रही थी। उसने अपने पूरे ख़ानदान को बेवकूफ़ बना रखा था। फिर एक और ख्याल मेरे दिल में आया, क्या वाकई ये गणेश पाल का किया धरा है? ये माहौल देखकर इस बात पर यकीन तो कर लेना चाहिए, लेकिन एक ख्याल ने इस यकीन से बाज रखा। वो ये कि मैं तो उसके जहन का जायज़ा ले चुका था शबलीस होने की हैसियत से। मुझे इस किस्म की आम कुव्वतों पर फौकियत हासिल थी
और मैं जहनों में छुपी हर बात का सुराग लगा सकता था। लेकिन मैंने गणेश पाल का जहन तारीक पाया था। उस तारीकी का राज क्या है, वो कौन सी कुव्वत है जिसने गणेश पाल को अपने आप को छुपाने में मदद दी। एक लम्हे तक मैं ये सारी बातें सोचता रहा और फिर मैंने रजब अली से कहा, रजब अली तुम यहाँ होशियार रहो, मैं उसके सामने जा रहा हूँ। ओके चीफ, डोंट वरी, रजब अली ने अपने मखसूस मस्ताना अंदाज में कहा और मैंने अपनी जगह छोड़ दी। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके करीब पहुंचा। वो इस तरह प्यार और मोहब्बत में डूबे हुए थे कि उन्होंने मेरे कदमों की चाप भी नहीं सुनी। हाँ, जब मैं उनके सामने पहुंचा तो मेरा साया उन पर पड़ने लगा और दोनों ही चौंक पड़े। औरत ने सर उठाया और मैं ये देखकर शशदर रह गया कि ये केकावती थी, वही चेहरा जो मेरे तस्वुर में उभरा था और जिसका खाका मैंने गणेश पाल के जहन से हासिल किया। कमबख्त अजीबोगरीब शक्ल सूरत की मालिक थी। बैक वक्त उसके चेहरे में हुस्न दिलकशी और शैतानियत थी। बिलाशुबा उसे देखकर इंसान चंद लम्हों के लिए जज्बात में खो सकता था। बड़े हसीन नकूश थे, होंठों की तराश तो दीवाना कर देती थी। सुराहीदार गर्दन और उसके बाद किसी संगतराश के शाहकार जैसा जिस्म, बेहद सडोल और इंच इंच मुकम्मल। लेकिन मैं उसे दूसरी निगाह से देख रहा था। उसके लंबे लंबे बाल आगे के सिमटाए थे, जिसे उसने गर्दन से झटक कर पीछे किया। और फिर उसने गणेश पाल की तरफ देखा। गणेश पाल भी चौंक पड़ा और फिर उसकी करख्त आवाज निकली, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ मरे? खूब, तुम एक कामयाब अदाकार हो गणेश पाल, मैं तुम्हारी अदाकारी के फन को तस्लीम करता हूँ। क्या बक रहे हो? कौन गणेश पाल? किसके धोखे में आ गए हो तुम यहाँ? गणेश पाल ने बदस्तूर करख्त लहजे में कहा, तुम गणेश पाल नहीं हो, मेरा नाम विक्रम सिंह है, विक्रम सिंह राजपूत, उसने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम अपनी वल्दियत भी तब्दील कर दोगे गणेश पाल? क्या तुम ये भी कहोगे कि तुम अमृतपाल सांगा के बेटे नहीं हो? यह आदमी मुझे पागल लगता है केका, क्या करूं इसका? गणेश पाल ने केकावती की तरफ देखकर कहा, तुम जानो मैं क्या बताऊं? उस कमबख्त की आवाज़ भी बड़ी हसीन थी। सुनो बेवकूफ़ आदमी, तुम्हें इस वक्त हमारे दरमियान मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। जाओ, वापस जाओ। ना मैं गणेश पाल हूं और ना कोई अमृतपाल सांगा मेरा बाप है, बल्कि मुझे तो तुम सूरत ही से गधे नजर आते हो। जाओ, मैं तुम्हें मुआफ़ करता हूं, और खबरदार इसके बाद इधर का रुख कभी मत करना। गणेश पाल, अब जबकि तुम मंजर-आम पर आ गए हो तो तुम्हें बहुत सी कहानियां सुनानी पड़ेंगी। चलो, मैं तुम्हारे दरमियान मदाखलत नहीं करता, लेकिन किस्सा क्या है कम से कम मुझे तफसील बता दो ताकि मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। हो सकता है कि मैं अमृतपाल सांगा से तुम्हारी सिफारिश भी कर सकूँ। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे कि का तुम जाओ, मैं ऐसे देखता हूँ, बाद में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। वह ज़मीन पर हाथ टिका कर उठी, जलती आंखों से मुझे देखा। उन आंखों में न जाने क्या क्या कैफियतें मौजूद थीं, तंज, फ़ख्र, शैतानियत। दिलावेज होंठ मुस्कुराहट के अंदाज में खिंचे और फिर वो एक अदा से बल खाती हुई आगे बढ़ गई। गणेश पाल खूंखार निगाहों से मुझे देख रहा था। वो कहने लगा, और अब जबकि तुमने अपनी मौत को खुद ही आवाज़ दे ली है तो मुझे बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? कहानी तो तुम सुनाओगे गणेश पाल। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मेरा नाम विक्रम सिंह है और अब तुम्हारी यहाँ से जिंदा वापसी तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। उसने अचानक ही अपनी कमर से बंधी हुई पेटी से एक खंजर खींच लिया और मैं गहरी सांस लेकर उसे देखने लगा। विक्रम सिंह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और फिर उसने एक जोरदार वार मुझ पर किया, लेकिन मैंने इत्मीनान से उसकी कलाई पर हाथ डाला और जुजित्सु का एक दाव उसकी कलाई पर मार दिया। खंजर तो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन इसके साथ ही वह मेरी ज़रब की ताब ना लाकर 2-3 फुट ऊपर उछला और ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसने फुर्ती से उठकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने एक और ज़ोरदार हाथ उसकी कनपटी पर मारा और वह लहराने लगा। जिस्मानी तौर पर वो मेरा मद्दे मुकाबिल नहीं था। इसके बाद वो मुझसे जंग न कर सका, बल्कि अपने जहन को काबू में करने की कोशिश करता रहा। लेकिन जो हाथ उसकी कनपटी पर पड़ा था उसने उसके होशो हवास दुरुस्त कर दिए। उसने 2-3 बार खला में हाथ पांव मारे और इसके बाद बेहोश हो गया। मैं झुककर उसे देखने लगा कि कहीं वो मक्कर तो नहीं कर रहा, लेकिन वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। सबसे पहले मैंने वो खंजर अपने कब्जे में किया और इसके बाद बगौर गणेश पाल को देखा। वो बेहोश हो चुका था, लेकिन ये बेहोशी बहुत ज़्यादा तवील नहीं होगी, इसका मुझे अंदाज़ा था। फिर अचानक मैंने निगाहें उठाकर चारों तरफ देखा। इतनी देर में केकावती को बहुत दूर नहीं चले जाना चाहिए था, लेकिन वह दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। मैंने रजब अली को आवाज़ दी और रजब अली एक लम्हे में मेरे सामने पहुंच गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। चीफ कैसी थी? उसने अपने मखसूस अंदाज में पूछा। कहाँ गई वो? मौजूद है चीफ, मौजूद है, मगर कमबख्त क़यामत का वजूद रखती है चीफ। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। क्या ये बेहोश हो गया? तुम्हें सारी सूरत हाल मालूम है? मैंने सवाल किया।
तुम्हारा साया हूँ चीफ, मुझे नहीं मालूम होगा तो और किसे मालूम होगा। मगर वो कहाँ गई है? गई नहीं है, दिखाऊं? क्या मतलब? आओ ज़रा मेरे साथ, रजब अली ने कहा और मैंने तशवीश ज़्यादा निगाहों से गणेश पाल को देखा और फिर रजब अली के साथ आगे बढ़ गया। रजब अली थोड़ा सा फासला तय करके एक टूटे मेहराब के पास पहुंच गया। उसने आसानी से मेहराब के अंदर कदम रख दिया, जैसे उसे सब कुछ नजर आ रहा हो, जबकि नीचे अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन 11 सीढ़ियां तय करने के बाद जब हम उस बड़े हॉल में पहुंचे तो वहां अंधेरा नहीं पाया। दीवारों में मशालें नस्ब थीं जो रोशन थीं और उन रोशनियों में उस बड़े से तय खाने नुमा हॉल के वस्त में केकावती खड़ी नजर आ रही थी। मैं अजीब से अंदाज में उसे देखने लगा। रजब अली ने कहा, आगे बढ़ें चीफ, जरा करीब से देखें इसे। रजब अली के इन अल्फाज पर मैं थोड़ा सा चौंका। मुझे एकदम यह एहसास हुआ कि केकावती बेहिस्सो हरकत खड़ी हुई है और फिर करीब पहुंचकर मेरे इस ख्याल की तस्दीक हो गई। वो एक संगी मुजस्मा था, केकावती का मुजस्मा, संग तराश के फन का शाहकार। छुए बगैर यकीन ना आए कि वो पत्थर की औरत है, लेकिन वो पत्थर ही थी। मैंने हैरानी से रजब अली को देखा। 100% पत्थर, रजब अली ने कहा। लेकिन की गुंजाइश नहीं है चीफ, ये तुम्हारी दुनिया के असरार हैं, रजब अली बोला। लेकिन रजब अली, मुमकिन है ये सिर्फ उसका बुत हो, वो खुद कहीं और छुपी हुई हो। हरगिज नहीं चीफ, जब वो वहां से हटी तो मैंने उसका ताकुब किया था। वो यहाँ आई, ये अंदाज इख्तियार किया और पत्थर आ गई। मैं खुद इसे छू कर देख गया था। इसी वजह से मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस जमीन दोस्त तय खाने में ले आया। मैं कुछ देर तक गौर करता रहा, फिर अचानक मुझे गणेश पाल का ख्याल आया जिसे हम ऊपर छोड़ आए थे। मैंने गणेश पाल से कहा, रजब अली, गणेश पाल अपनी जगह मौजूद होगा चीफ, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब बताओ क्या करें? कर भी क्या सकते हैं? वैसे कमबख्त पत्थर की होकर भी कितनी खूबसूरत लग रही है, ज़रा गौर करो इस पर। आओ, मैंने रजब अली से कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। रजब अली मेरे पीछे चल पड़ा, लेकिन वह मुड़ मुड़ कर केकावती के मुजस्मे को देख रहा था। कुछ देर के बाद हम बाहर निकल आए और वो रास्ता तय करते हुए बिलाखिर उस जगह पहुंच गए जहां हमने गणेश पाल को छोड़ा था। गणेश पाल अब भी उसी आलम में पड़ा हुआ था। मैंने रजब अली को देखते हुए कहा, पता नहीं ये यहाँ तक किस तरह पहुंचा। इस तरह चीफ, जिस तरह हम और तुम यहाँ पहुंचे। क्या मतलब? मैंने रजब अली को देखते हुए कहा तो वह मुस्कुराता हुआ बोला, केकावती से यहाँ लाई होगी, या फिर मुमकिन है केकावती ही ने इसे ऐसा कोई तरीका बता दिया हो जिससे वह लंबे फासले आसानी से तय कर लेता हो। दरअसल चीफ, हम लोगों को यही एक आसानी है तुम इंसानों की निस्बत। तुम्हारे शहरों में मैंने देखा है कि थोड़े फासले तय करने के लिए आधी जिंदगी सड़कों पर बर्बाद कर देती हैं। जिन गाड़ियों का सहारा लेकर तुम एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, उनकी कैफियत भी देखी है। छतों तक भरे हुए लोग होते हैं और फिर नखरेबाजियां अलग। कम से कम चीफ, इस सिलसिले में तुम्हें एतराफ़ करना पड़ेगा कि हम जिन्नों और केकावती जैसी बुरी अरवाहों को कन्वेंस की बड़ी आसानी है। शुरू हो गई तेरी बकवास। कमाल है चीफ, ये भी एक बहुत बड़ी खराबी है तुम लोगों में। मेरा मतलब है तुम इंसानों में हकीकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने कहा ना बकवास मत कर, अब इसे वापस ले जाना है हमें, तो फिर उठा कंधे पर। कोई हर्ज नहीं है चीफ, रजब अली ने कहा और झुककर गणेश पाल को उठाकर कंधे पर डाल लिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, ज़रा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर लीं और एक लम्हे में मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा वजूद परवाज कर रहा हो। बस सिर्फ एक लम्हा। पैरों ने फिर से ज़मीन छू ली और मेरी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। मैंने एक ठंडी सांस लेकर अपने अतराफ में देखा। अमृतपाल सांगा की हवेली के बैरूनी हिस्से में थे। रजब अली बदस्तूर गणेश पाल को कांधे पर डाले हुए था। मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई। रजब अली के साथ अंदर दाखिल हो गया। इसमें कोई शक नहीं था कि रजब अली बहुत अच्छा साथी और दोस्त था, लेकिन दर हकीकत उन पर भी कुछ पाबंदियां होंगी। जाहिर है वो जिन्नों की कुव्वतों के हालात तो हमें नहीं बता सकता। कॉरिडोर से होते हुए उस हिस्से में निकल आए जहां गणेश पाल का कमरा मौजूद था। गणेश पाल के कमरे में रोशनी देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। ये तेज़ रोशनी इस बात का इजहार कर रही थी कि अंदर कोई मौजूद है। बहरहाल हम दरवाजे पर पहुंच गए। अंदर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इस बात का मुझे इल्म था कि अमृतपाल सांगा इस वक्त सांगापुर में मौजूद नहीं है। फिर अंदर कौन बातें कर रहा है? बहरहाल जो कोई भी था, हमने एक बार दरवाजे पर हल्की दस्तक दी और इसके बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। तेज़ रोशनी में रानी अमृता और चेतन नजर आया। दोनों हमें देखकर उछलकर खड़े हो गई। चेतन ने रजब अली के कांधे पर पड़े हुए गणेश पाल को देखा और तंजिया लहजे में बोला, आ गए। लेकिन रानी अमृता जल्दी से हमारी जानिब लपकी और उन्होंने रजब अली के कंधे पर पड़े हुए गणेश पाल को घूरते हुए कहा, कहाँ था मेरा बच्चा? कहाँ से लाए हो तुम लोग इसे?
कैसा है, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा इसे, ठीक तो है? ममता भरे लहजे में ये बेशुमार सवालात एक साथ कर दिए गए। मैंने एहतियात के साथ गणेश पाल को उसके बिस्तर पर लिटा दिया। चेतन मुश्तबा निगाहों से हमें देख रहा था। रानी अमृता ने कहा, कहाँ था ये, कहाँ चला गया था? ये तो बताओ कि ये ठीक तो है। ये ठीक होगा चाची जी, इसकी तुम चिंता ही मत करो, चेतन ने बदस्तूर तंजिया अंदाज में कहा। रानी अमृता उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर गणेश पाल पर झुक गईं। वो उसके माथे पर हाथ फेरने लगीं और बोलीं, लगता तो ठीक ही है, नींद में है क्या? या? और इस या के बाद रानी अमृता ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। रजब अली खामोशी से खड़ा माहौल को देख रहा था। चेतन ने फिर कहा, कहाँ तक सैर कराने ले गए थे इसे महाराज? चेतन, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि ये हमसे कुछ नहीं लेते, एक पाई नहीं ली है इन्होंने हमसे। हर ड्रामा मुख्तलिफ स्टाइल का होता है चाची जी, इन लोगों का स्टाइल कुछ और होगा। ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि जो कुछ इन्हें दरकार है उसका ऐलान आप खुद करें। अब आप इस मेहनत को नहीं देख रहे। ये बेचारे ना जाने कैसे कैसे जतन करके गणेश पाल को उठाकर ले गए होंगे और फिर थोड़ी देर तक टहलाकर इसे इसी आलम में यहाँ ले आए होंगे। अब आपसे यही कहेंगे कि इन्होंने गणेश पाल को कहीं दूर किसी वीराने में पाया है। मैंने चेतन की सूरत देखते हुए कहा, चेतन महाराज, लगता है आपको इस बारे में खासी मालूमात हासिल हैं। हम तो खैर यहाँ ज़्यादा अरसा कबल नहीं आए। महाराज अमृतपाल सांगा और रानी अमृता जी को अलबत्ता कई बार इस हादसे से दो चार होना पड़ा है कि गणेश पाल कहीं निकल जाता है। हाँ, बस इतना हुआ है कि इस बार हम गणेश पाल को यहाँ लाए हैं। मानता हूँ महाराज, मानता हूँ, कौन नहीं मानता इस बात को। आपने ये कहानी यहाँ आकर सुनी होगी, आप खुद पूछ लीजिए चाची जी से। बड़े बड़े महंत साधु संत आए, न जाने क्या क्या चक्कर चलाए उन्होंने, और नतीजा वही ढाक के 3 पात, लेकिन उनका काम बन गया। खैर, पापी पेट तो सभी के साथ है। मैं आपके पेट पर लात तो नहीं मार रहा, लेकिन इतना बताए दे रहा हूँ कि गणेश पाल को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर चेतन, कि गणेश पाल की जो हालत है उसकी वजह आप हों। रजब अली से अब ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। चेतन ने चौंक कर रजब अली को देखता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, हाँ बात तो है, गणेश पाल को अगर कुछ हो जाता है, ये मर जाता है, तो सारी दौलत, जायदाद, ज़मीनें मुझे ही मिल जाएंगी, क्योंकि गणेश पाल के बाद मैं ही इन तमाम चीज़ों का वारिस हूँ। चेतन, तुझे भगवान का वास्ता हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, बेकार बातें मत कर। ये बहुत अच्छे लोग हैं और सच्ची बात यह है कि मैं इनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्षमा चाहता हूँ चाची जी, और बधाई देता हूँ इन लोगों को। जादू हो तो इसी तरह सर चढ़कर बोले, तभी मज़ा आता है। हल्की फुल्की जादूगरी किस काम की? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही चेतन महाराज, वाकई हल्की फुल्की जादूगरी किस काम की। तू चल यहाँ से, तू चल चेतन, तू चल यहाँ से। अब क्या कहूँ तुझसे और क्या कहूँ। रानी अमृता ने चेतन का बाजू पकड़ा और उसे दरवाजे से बाहर निकाल ले गई। फिर चेतन शायद चला ही गया। रानी अमृता अंदर आई, हाथ जोड़े और मेरे पाँव की जानिब बढ़ी। उन्होंने झुककर मेरे पाँव पकड़ना चाहे तो मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं? मेरी माता सम्मान है आप रानी जी, मेरे पाँव छुएंगी। मुआफ़ कर दीजिए महाराज, अव्वल तो शहर में रहता है, ये पापी शहर वाले इंसान का दिमाग ही उलट दिया करते हैं, और फिर बहुत जज्बाती लड़का है, सोचे समझे बगैर बातें करता है। मैं आपके इस अपमान पर शर्मिंदा हूँ, बात करूँगी इस बार अमृतपाल महाराज से। ये अच्छी बात नहीं है, इस वक्त क्षमा कर दीजिए। कल से ये आपसे ऐसी बेकार बातें नहीं करेगा। कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। कहाँ से मिला ये? आपको कैसे पता चला कि ये गायब है? बस माँ हूँ ना, हर वक्त मन को लगी रहती है। ये अपने कमरे में सो रहा था, ना जाने क्यों मन में ये ख्याल आया कि शायद घर पर नहीं है। बस इसके कमरे में पहुंची, देखा तो वो नहीं था। सांगा जी मौजूद नहीं है, बदहवास हो गई। लड़कियों को उठाती तो बेकार था, वो बेचारियों तो सही तौर पर दिलासा भी नहीं दे सकती थीं, खुद खौफजदा हो जाती हैं। चेतन मौजूद था, उसे ही उठा लाई, मगर उसने आपके साथ बड़ी बदतमीजी की है, उसे क्षमा कर दीजिए, मुआफ़ कर दीजिए उसे। कोई बात नहीं है, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ रानी जी, कोई ऐसी बात नहीं है। आदमी अपने अपने तौर पर सोचता है। हो सकता है चेतन महाराज को हम दोनों चेहरे से खराब नजर आते हों। गणेश पाल कहाँ से मिला? उन्हीं खंडरात में जहाँ वो पहले मिला था। हे भगवान, क्या करूँ, मैं क्या करूँ? रानी अमृता ने सर पकड़ लिया। रानी जी, बस एक ही बात कह सकता हूँ, चिंता न करें। दुआएं ज़रूर मांगती रहें इसके लिए, लेकिन फिक्रमंद ना हो, बिल आखिर एक दिन हम इसे सही हालत में ले आएंगे। रानी अमृता ने जैसी निगाहों से मुझे देखा, मैं कांप कर रह गया। उन निगाहों में हसरत थी, उम्मीद थी, बेबसी थी, आंसू थे। मैं बहुत मुतासिर हुआ। मैंने उन्हें बहुत सी तसल्लियाँ दी और फिर कहा कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, इस मसले को हल करने के लिए कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो 100% कारआमद रहे।
और इसके बाद हम वापस चले आए। रजब अली मुंह फाड़ फाड़ कर जमाइयाँ ले रहा था। मैंने कहा, नींद आ रही है तुझे? हाँ चीफ, देखो ना रात कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो फिर सो जा आराम से। रजब अली को इस वक्त कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, शायद वो अपने बिस्तर की जाने पड़ गया। मैं भी जूते वगैरह उतारने के बाद लिबास तब्दील किए बगैर बिस्तर पर दराज हो गया। रजब अली तो बेफिक्र था, भला उसे क्या तशवीश होती, लेकिन मेरा जहन बहुत देर तक ख्यालात में खोया रहा और मैं मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहा। दूसरे दिन के लिए मैंने कुछ खास बातें सोच ली थीं। फिर मैं भी गहरी नींद सो गया और सुबह को खासी देर के बाद आंख खुली। रजब अली मौजूद नहीं था। बहरहाल मेरी तरफ से कोई पाबंदी तो थी नहीं उस पर। जब चाहता चला जाता और जब चाहता आ जाता। मेरी ज़रूरत पर वो हर वक्त मौजूद रहता और इस वक्त भी यही हुआ। मुंह हाथ वगैरह धोकर बाहर निकला था कि गरम गरम चाय की भीनी भीनी खुशबू नथनों से टकराई। रजब अली बहुत से लवाजमात के साथ बैठा हुआ था और नाश्ता उसके सामने रखा हुआ था। मैं मुस्कुराता हुआ उसके सामने बैठ गया। तू किसी 5 स्टार का बेहतरीन वेटर हो सकता है। बस चीफ, यही दुआएं दे सकती हो मुझे। 5 स्टार के वेटर के बारे में तू कुछ जानता है? थोड़ा बहुत तो जानता हूँ चीफ। तुम मुझे किसी 5 स्टार का मालिक भी कह सकते थे। सुनो, अलीमुद्दीन साहब के क्या हाल हैं? बड़े खुश हैं, नई जिंदगी दौड़ गई है। बच्चे भी साफ सुथरे कपड़ों में नजर आते हैं। बहुत अच्छा घराना है चीफ। किसी वक्त ज़रूर ले चलूँगा उनसे मिलाने के लिए। हाँ ज़रूर। चीफ, याद है ना? क्या? वो आज चेतन से ज़रा 2-2 हाथ हो रही हैं। रात को भी जो बकवास वो कर रहा था उसे मैंने अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया है। इस सारी बकवास के नतीजे में उसे कुछ और हाथ खाने पड़ेंगे मेरे। रजब अली, ख्याल रखना, ये अंदाज़ा तो तुम लगा ही चुके होगे कि यहाँ सब चेतन से मोहब्बत भी करते हैं और उस पर एतमाद भी। वैसे मैंने एक बात और सोची थी। क्या चीफ? क्या हम चेतन के जहन में झांक कर देखें? मेरा मतलब है, ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि इन मामलात में उसका किस हद तक ताल्लुक़ है। बात खासी मुनासिब है चीफ, किसी वक्त देख लेना। फ़िलहाल तो उसे अब मेरे हाथों से मार खाने दो। मुआफ़ नहीं कर सकता तू उसे? चीफ, यहाँ एक अजीब सा एहसास होने लगता है मुझे। क्या मतलब, कैसा एहसास? तुम इंसानों की फेवर कुछ ज़्यादा नहीं करते। यानी मैं तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा खादिम, तुम्हारी हर बात पर सर झुकाकर जीने का आदी, और तुमने मेरी मुरम्मत बर्दाश्त कर ली। जिस तरह उसने मुझे मारा है चीफ, इस पर तो तुम्हारा खून खोलना चाहिए। और अब तुम कह रहे हो कि मैं उसे मुआफ़ कर दूँ? बिल्कुल ये बात नहीं है रजब अली, ये सिर्फ तेरा ख्याल है। हम आका और ग़ुलामी का दर्जा नहीं रखते, बल्कि दोस्तों की मानंद वक्त गुजार रही हैं। अगर तुझे इस दोस्ती पर शक है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। मारूंगा चीफ, ठीक ठाक मारूंगा। बस ऐसा नहीं करूंगा कि ज़ख्मी हो जाए। और अब मैं नाश्ते के बाद निकल जाऊंगा। ख़वातीन मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, सोचती होंगी कि कैसा जालिम बेवफा इंसान है, ज़्यादा मुलाकात ही नहीं करता। मैं हंसने लगा। रजब अली कुछ देर के बाद चला गया। मैं थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और इसके बाद लिबास वगैरह तब्दील करके हवेली से बाहर निकल आया। सांगापुर बहुत बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ मैंने कई ड्रग स्टोर देखे थे। एक स्टोर पर पहुंचकर मैंने स्टोर कीपर से कोई ऐसी दवा मांगी जो बेहोशी में मुआविन साबित हो सके। मार्फिया, क्लोरोफॉर्म या उसी से मुताबिकत रखती हुई कोई चीज़। ड्रग स्टोर के मालिक ने मुश्तबा निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, नहीं जनाब, हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मुआने की बात नहीं है मिस्टर, ड्रग स्टोर पर तो ऐसी अशिया मौजूद हुआ करती हैं। अव्वल तो ऐसी अशिया आम ड्रग स्टोर पर नहीं होती, लेकिन अगर होती भी हैं तो हम सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर उसे दे सकते हैं। उनका रखना जुर्म है और उन्हें आम आदमियों के हाथों में सेल भी नहीं किया जा सकता। मगर मुझे ऐसी किसी दवा की ज़रूरत है, बेहतर है कोई इंजेक्शन हो। सॉरी, सुनो बात सुनो मेरे भाई, मेरा चेहरा देखो। क्या मैं तुम्हें कोई बुरा आदमी नजर आता हूँ? नहीं सर, ये बात नहीं है। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी और बस इतना ही काफ़ी था। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता साकित होता चला गया। फिर मैंने उससे कहा, कौन सी ऐसी दवा बेहतर रहेगी इंजेक्शन की शक्ल में? एक दवा है सर, मैं निकाल कर देता हूँ, उसने कहा और एक छोटा सा पैकेट निकाल कर मेरे सामने रख दिया। ये 16 इंजेक्शन थे। मैंने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया और फिर उससे पूछा, इनकी क्या कीमत होती है? उसने जो कीमत बताई वो मैंने निकाल कर काउंटर पर रख दी और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये कीमत तुम अपने हिसाब में बेशक जमा कर लो, लेकिन इन इंजेक्शंस के बारे में तुम सब कुछ भूल जाओगे और तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आएगा कि किसी ने तुमसे ये इंजेक्शन हासिल किए थे। बस अब तुम आज़ाद हो। मैंने पैकेट अपने लिबास में रख लिया और वापस चल पड़ा। अब उस केमिस्ट पर क्या बीती थी इसका ना मुझे अंदाज़ा था और ना मैं ये जानना चाहता था। बाद में ना जाने कब तक सांगापुर के गिरदोनवा में घूमता रहा। जहन इन गुत्थियों के हल में भी मसरूफ़ था। अच्छे खासे दिन गुजर गए थे यहाँ आए हुए
और अभी तक काम में कोई ऐसी तेजी नहीं आई जिसे तसल्ली बख्श कहा जा सके। बहरहाल काम तो हो रहा था। ऊंट किस करवट बैठता है इसका कोई सही अंदाजा नहीं हो सका। जहां तक वाकयात का ताल्लुक था, इनके बारे में ख्याल आराई की जा सकती थी। केकावती जो कुछ भी थी, एक खास खतरनाक शख्सियत की मालिक नजर आती थी और उस पर काबू पाने के लिए ना जाने क्या क्या जतन करने होंगे, इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता था। दोपहर के बाद वापस पहुंचा, भूख लग रही थी। हालांकि रजब अली से रुजू नहीं किया था, लेकिन दूसरों के दरमियान से गुजरकर जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो रजब अली खाने के साथ मेरा मुंतजिर था। हेलो वेटर, जान मत जलाओ चीफ, भूख के मारे दम निकल रहा है। तो खा क्यों नहीं लिया तूने? गुलाम आका के बगैर खाना नहीं खाते। अच्छा चल आजा, दरवाज़ा बंद कर दे, मैंने कहा। और कुछ देर के बाद हम खाने से फरागत हासिल कर चुके थे। रजब अली ने बर्तन वगैरह वहां से गायब कर दिए ताकि अगर कोई आ जाए तो उन बर्तनों को देख ना सके, लेकिन कोई नहीं आया। अलबत्ता रजब अली वर्जिश कर रहा था। उसने अपने हाथ पांव खोल लिए थे। फिर उसने कहा, चीफ आखिरी बार जरा अपने सबक दोहराना चाहता हूँ, मदद करोगे? मैंने गर्दन हिला दी और रजब अली को जूडो कराटे के असूल बताने लगा। कमबख्त चेतन भी अपनी ज़ात का मुनफरिद ही था। 2-1 मुलाजमों को हमारे कमरे पर भेज दिया और कहा कि क्या हम लोग मैदान जंग में आने से घबरा रहे हैं। रजब अली सीना तान कर खड़ा हो गया और इसके बाद मैं और रजब अली वहां से निकल आए। दोनों लड़कियां इन तमाम मामलात में काफ़ी दिलचस्पी ले रही थीं। सरिता भी मौजूद थी, अलबत्ता रानी अमृता नहीं थी और मेरे ख्याल में अमृतपाल सांगा जी भी वापस नहीं आए थे। अगर आ गए होते तो शायद ये हंगामा इस तरह ना होता, बल्कि मुमकिन था कि रानी अमृता पिछले दिन के वाकयात ही अमृतपाल को बता देती। और इस बात की मुझे पूरी उम्मीद थी कि सांगा जी अपने भतीजे को पूरी तरह झाड़ते और इस वक्त ये मुकाबला किसी तौर मुनक्किद ना होने देते। मुझे अंदाजा था कि करेला नीम पर चढ़ गया है। अव्वल तो रजब अली की एक अनोखी शख्सियत और फिर जूडो कराटे के माहिराना हाथ, जिनकी मश्क करने से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो सब कुछ सीख चुका है। बहरहाल इन सलाहियतों से इनहराफ किया ही नहीं जा सकता था जो रजब अली को आतिशी मखलूक होने से हासिल थीं। हम दोनों उस जगह पहुंच गए जहां तमाम अफराद मौजूद थे। निशा, रजनी और सरिता भी खड़ी हुई थीं और हम दोनों को इस तरफ आते देखकर मुस्कुरा रही थीं। उधर वह मखसूस लिबास पहने हुए चेतन के सारे साथी भी मौजूद थे। बिलाशुबा चेतन एक हंगामी शख्सियत का मालिक था। हालांकि गणेश पाल के मामलात में वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नजर आता था और उन लोगों का कहना भी यही था कि वो गणेश पाल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन अपने मामूलात में कभी उसने कोई कोताही नहीं की। मैंने अपने जहन में जो फैसला किया था उस पर अटल था। कम अज़ कम एक बार चेतन के जहन को अंदर से टटोल कर उसके बारे में यकसू हो जाना चाहिए। वो गणेश, अमृतपाल सांगा और दीगर लोगों के बारे में दिल में क्या ख्यालात रखता है, इसकी निशानदेही बहुत ज़रूरी थी। फ़िलहाल तो उसकी शामत ने उसे आवाज़ दी थी और ये शामत मेरे साथ चलती हुई उन लोगों के दरमियान पहुंच गई। जूडो कराटे के लिबास में तमाम लोगों ने मस्खरे अंदाज में गर्दनें झुकाकर हमारा इस्तकबाल किया और फिर चेतन के दोस्तों में से एक ने बाकायदा इस मुकाबले को अनाउंस करना शुरू कर दिया। उसने कहा, नगरवासियों, आज तुम्हारे दरमियान मार्शल आर्ट्स के 2 माहिर एक चैलेंज मुकाबला कर रहे हैं। अफसोस हमारे पास मुकाबले की बेल्ट नहीं है, वरना जीतने वाले को चैंपियन करार देते। ताहम ये बेल्ट तस्वुर कर ली जाए और आप लोग तैयार रहें कि जीतने वाले को बेल्ट अता कर दी जाएगी। तो ख़वातीनों हजरात, मिस्टर सुनील और मिस्टर चेतन। चेतन मार्शल आर्ट्स के लिबास में मलबूस उछलता कूदता दायरे में चक्कर लगाने लगा और फिर उसने झुक झुक कर वहाँ मौजूद लोगों को ताज़ीम दी और जब रजब अली आगे बढ़ा तो वो रजब अली के सामने भी झुक गया। उसने कहा, सुनील जी महाराज, क्या आपके पास जूडो कराटे का लिबास भी नहीं है? लिबास है तो नहीं हो सकता था, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही मुझे, क्योंकि तुम जैसे मामूली आदमी से मुकाबला करना मेरे लिए इतनी अहमियत का हामिल नहीं है कि मैं मार्शल आर्ट्स के लिबास की तलाश में भटकता फिरूं। जवाब में तमाम लोगों ने कह कहा लगाया। लड़कियों में से एक ने कहा, सुनील महाराज, कल तो आपने बड़ी मार खाई थी। हमारा ख्याल था ये मार खाकर आप सुधर गए होंगे, लेकिन आज तो आप कल से भी ज़्यादा बिगड़े नजर आ रहे हैं। रजब अली ने उसे देखा और बोला, कल असल में मैं मार्शल आर्ट से नावाकिफ था। अच्छा, और आज जितनी वाकफियत रखता हूँ आप लोगों के सामने आ जाएगी। और एक बात मैं और कहूँगा आपसे, मेरा मुकाबला चेतन से है। चेतन के हार जाने के बाद आप में से जिस सूरमा को भी उसकी हार का दुख हो वो मेरे मुकाबले पर आ सकता है और मुझसे मुकाबला करके चेतन का इंतकाम ले सकता है। रजब अली के इस जवाब पर आवाज़ें उभरी और तमाम लड़कों ने तालियां बजाईं। सरिता, रजनी और निशा भी इस मुकाबले में बहुत दिलचस्पी ले रही थीं। बाहर तौर ये उनकी उम्र का मसला था, दिलचस्पी का कोई भी लम्हा हाथ से नहीं जाने दे सकती थीं। उसी लड़के ने फिर कहा, गोया आपको यकीन है कि आप चेतन को हरा देंगे? रजब अली ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से चेतन को देखने लगा।
उसकी आंखों में तमस्कराना आसार थे और यही कैफियत चेतन की थी। लेकिन रजब अली को मेरे अलावा कोई और नहीं जानता था और मुझे यकीन था कि कल का बदला चेतन से आज वो ज़रूर ले लेगा। बहरहाल दोनों मुकाबिल सामने आ गए। मैंने रजब अली को कम से कम ये ज़रूर सिखा दिया था कि मार्शल आर्ट्स के असूल क्या होते हैं और इसका तरीका क्या होता है। इसके अलावा और जो कुछ होता है वो रजब अली भी जानता था। रजब अली ने चेतन के सामने गर्दन झुकाई और लोगों ने फिर तालियां बजाईं। इसके बाद दोनों पैंतरे बदलने लगे और रजब अली ने जो कुछ सीखा था जब उसने उसे दोहराया तो हंसते मुस्कुराते लोगों के चेहरों पर संजीदगी के आसार उभर आए। रजब अली की एक एक जुम्बिश मार्शल आर्ट्स के किसी बेहतरीन लड़ाके की जुम्बिश थी। एक भी पैंतरा गलत नहीं पेश किया था उसने। इसी चीज़ ने लोगों के चेहरों पर संजीदगी पैदा कर दी। फिर चेतन ने हलक से आवाज़ें निकालकर रजब अली पर हमला किया और रजब अली ने बड़े इत्मीनान से उस हमले को रोका। चेतन ने बड़े माहिराना अंदाज में एक टांग पर घूमकर टांग घुमाई। निशाना रजब अली की गर्दन थी, लेकिन रजब अली ने बड़े इत्मीनान से बैठकर वो किक बचाई और इसके साथ ही चेतन की उस टांग पर अपने पाँव के पंजे की ज़रब लगाई जो ज़मीन पर थी। चेतन धड़ाम से गिरा, लेकिन फुर्तीला लड़का था, उठ गया। रजब अली ने 2-3 किक उसे रसीद की और चेतन उन्हें अपने बदन पर बर्दाश्त करता रहा। वो कई कदम पीछे हट गया। सारे मजमा पर सकूत छा गया। रजब अली ने भी गालिबन अभी तक कोई ऐसा वार नहीं किया था जो फाइनल होता। वह सूरत हाल को जानने का ख्वाहिशमंद था। चेतन अब रजब अली को किसी कदर ताज्जुब से घूरता हुआ फिर पैंतरे बदलने लगा। उसने गर्दन झुकाई हुई थी और चोर निगाहों से रजब अली को देख रहा था। रजब अली पूरी तरह मुस्ताद नजर आ रहा था। चेतन ने फौरन इस बार स्वीप लगाकर रजब अली के पैरों को उलझाना चाहा, लेकिन रजब अली ने अपनी जगह से उछलकर एक कदम आगे बढ़ाया और चेतन के सीने के ऊपर ज़रब लगाता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। ये ज़रब अलबत्ता ऐसी थी कि चेतन के हाथ अपने सीने पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी अपनी लाज बचाने के लिए वो उछलकर बैठा ही था कि रजब अली ने जुजित्सु का एक बार उसके घुटनों पर मारा और चेतन को एक बार फिर ज़मीन चाटना पड़ी। इसके बाद रजब अली ने हलक से मुसलसल आवाज़ें निकालते हुए 4-5 मुसलसल वार किए जो चेतन के शानों, बाजुओं और पसलियों पर पड़े और चेतन के चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आने लगे। रजब अली के सामने वो थोड़ा सा ढीला पड़ता नजर आ रहा था। फिर रजब अली की एक लात उसके जबड़े पर पड़ी और यही लात फाइनल साबित हुई। मुकाबला बहुत कम वक्त तक जारी रहा। चेतन उछलकर काफ़ी फासले पर गिरा और इसके बाद वो देर तक न उठ सका। रजब अली खामोश खड़ा हुआ था। हालांकि इस मौके पर अगर वो चाहता तो 2-4 ज़रबें और लगा सकता था, लेकिन उसने जंग के किसी भी असूल की खिलाफ वर्जी नहीं की। एक लड़के ने आगे बढ़कर चेतन को उठाया और उसका चेहरा देखा। चेतन के कदम ज़मीन पर नहीं जम पा रहे थे। गालिबन उसे ज़ोर से चक्कर आया हुआ था। लड़के ने चेतन का बगौर जायज़ा लिया। उसने सरगोशी के अंदाज में कुछ कहा और इसके बाद अपने 2 साथियों को बुलाकर चेतन को उनके हवाले कर दिया। फिर वो आगे बढ़ा और उसने रजब अली का हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, हमारा दोस्त सुनील जीत गया है। लेकिन उसने ये भी कहा था कि अगर चेतन हार जाए तो बाकी कोई भी शख्स उससे मुकाबला कर सकता है। मैं सुनील को इस मुकाबले की पेशकश करता हूँ। रजब अली ने गर्दन झुकाकर उसका चैलेंज कबूल कर लिया। लड़का चेतन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और तवाना नजर आता था, लेकिन मैं बिल्कुल मुतमईन था। अलबत्ता मैंने एक बात ख़ास तौर से देखी थी। निशा, रजनी और सरिता एकदम संजीदा सी हो गई थीं। हालांकि निशा और रजनी के चेहरे से इस बात का अंदाज़ा होता था कि रजब अली की जीत पर उन्हें अफसोस नहीं हुआ, लेकिन चेतन के हार जाने से भी उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। इससे कम से कम मुझे अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि चेतन के लिए उन लोगों के दिलों में वाकई मोहब्बत है। बाज़ औक़ात ऐसे किरदार भी सामने आते हैं जो बज़ाहिर बेशुमार लोगों की मोहब्बतें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन असल में उनका किरदार कुछ और ही निकलता है। हो सकता है चेतन ने इस घराने में अपना कोई ऐसा असर कायम कर रखा हो कि कोई भी शख्स उसे बुरा समझने के लिए तैयार ना हो, और दर पर्दा गणेश पाल की मुखालफत करने वाला वही निकले। खैर, ये बात की बात थी। उसने इस मौजू पर आकर कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए थे जिन पर गौर करना बड़ा ज़रूरी हो गया था। मेरी मुराद उस वक्त से है जब गणेश पाल को लेकर हम उसके कमरे में पहुंचे थे और चेतन अमृता रानी के साथ मौजूद था। दूसरा लड़का, जिसने अपना नाम जितेंद्र बताया था, तैयार होकर मुकाबले पर आ गया और इसके बाद वही पैंतरेबाजी होने लगी। नतीजा किसी और के इल्म में हो या ना हो, मेरे इल्म में था और दर हकीकत यह लड़का चेतन से कहीं ज़्यादा फुर्तीला और ताकतवर था। वो रजब अली के जिस्म पर 2 ज़रबें लगाने में कामयाब भी हो गया और उसने अपनी हर ज़रब इतनी पावरफुल रखी थी कि एक ज़रब ही अगर कारआमद हो जाए तो उसे मद्दे मुकाबिल पर फतह पाने में आसानी हो जाए। लेकिन मैंने ये महसूस किया था कि जब उसने रजब अली के जिस्म पर ज़रब लगाई थी तो खुद उसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार उभर आए थे। क्या अजब कि उस वक्त रजब अली का जिस्म लोहे की तरह सख्त और ठोस हो।
ये इस जिनजादे के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। बाद में मैंने जतिंदर के चेहरे पर बौखलाहट के आसार देखे। उसे दोनों सिमत से नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। ज़रब लगाता तो खुद अपने हाथ और पाँव में तकलीफ होती, और ज़रब खाने की तो बात ही कुछ और थी। फिर भी अपनी अना को कायम रखने के लिए वो लड़ रहा था और एक माहिर खिलाड़ी की तरह मार खा रहा था। अब लोग कहाँ तक अपने साथियों की जय जयकार करते, हकीकत तो उन्हें तस्लीम करना ही थी। और हकीकत ये थी कि एक दिन का तरबियत याफ्ता ये शख्स अपने फ़न में इस कदर महारत का मुजाहरा कर रहा था कि दूसरे तो दूसरे, खुद मैं भी हैरान था। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि मैंने रजब अली को बहुत थोड़े से वक्त में जो कुछ सिखाया था, उसने उसे इस तरह जहन में बिठा लिया कि क्या मजाल जो एक भी हाथ असूल के खिलाफ खेल रहा हो। नतीजा ये हुआ कि जतिंदर ने खुद पीछे हटकर अपने दोनों हाथ उठा दिए और हाँफता हुआ बोला, मैं हार गया, मैं हार मानता हूँ। लड़कों ने तालियां बजाईं और उसी वक्त मेरे हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकल गई। चेतन ने ज़रफ़ का मुजाहरा नहीं किया था, उसकी कैफियत संभल गई थी और कहीं से उसने ननचक्कू हासिल कर लिया। ननचक्कू लेकर वो कब से रजब अली पर हमलावर हुआ। कई आवाज़ें साथ निकली थीं। ननचक्कू रजब अली के सर पर पड़ा। ये इतना खौफनाक वार था कि असूली तौर पर रजब अली का सर खुल जाना चाहिए था। लेकिन अब इस बात की भी तस्दीक हो गई थी कि रजब अली ने उस वक्त अपने जिस्म पर कोई ख़ास कैफियत तारी कर रखी थी। ज़रब का एहसास बेशक हुआ, वो पलटा घूमा, फिर उसने चेतन को देखा और इसके बाद उसके होंठ दायरे की शक्ल में सुकड़ गए और वो अपने मुंह से हवा खारिज करने लगा। उसने ज़ोर से चेतन पर फूंक मारी और किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि चेतन अपनी जगह से उछलकर दूर कैसे जा गिरा। रजब अली हौले हौले फूंके मारता रहा और देखने वालों ने अनोखा मंजर देखा कि चेतन अपनी कोशिश के बगैर किसी नामालूम पुरस्कार जरिए से आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब खिसक रहा है। वो अपने आप को संभालने की जद्दोजहद भी कर रहा था, लेकिन यह जद्दोजहद कामयाब नहीं हो पा रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। बिलाखिर रजब अली अपनी असलियत पर आ गया था। वैसे वो इस बात में हक बजानिब था क्योंकि चेतन ने जो कोशिश की थी वो गैर मुनासिब थी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा था वो भी गैर मुनासिब था क्योंकि इस तरह रजब अली की शख्सियत उन लोगों की निगाहों में अजीब हो जाती। मैंने आगे बढ़कर रजब अली के शाने पर हाथ रखा और उसका एक हाथ बुलंद करके उसकी जीत का ऐलान कर दिया। इस तरह रजब अली की तवज्जो चेतन पर से हट गई, वरना वो चाहता तो चेतन को उसी मुंह से निकली हुई हवा के जरिए मीलों दूर फेंक सकता था। मैंने उसे घूर कर देखा तो रजब अली ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। चेतन अपनी जगह लंबा लंबा लेट गया। लड़के फटी फटी आंखों से मुझे और रजब अली को देख रहे थे। उधर सरिता, निशा और रजनी की बुरी हालत थी। वो खौफ और दहशत की तस्वीर बनी हुई थी। सारी तफरीह भूल गई थी और गालिबन इस बात पर गौर कर रही थी कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। लड़के भी खामोश खामोश से थे। जतिंदर ही ने आगे बढ़कर कहा, ये क्या था, ये सब क्या था? कहाँ? मेरा मतलब है कि आप लोग खुद देख लीजिए कि मार्शल आर्ट्स के असूलों में धोखे से पीछे से वार करना मुनासिब बात है। नहीं सॉरी, हम सब इस बात पर शर्मिंदा हैं और आप लोगों से मुआफ़ी मांगते हैं। आओ। मैंने रजब अली का शाना पकड़कर आगे बढ़ाते हुए कहा और रजब अली सादतमंदी से आगे बढ़ने लगा। हम लोग उन लोगों के मजमा से दूर निकल आए। हमारे पीछे किसी ने आने की कोशिश नहीं की। रजनी, निशा और सरिता भी वहीं की वहीं मौजूद थीं। रजब अली ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, दिल खट्टा हो गया चीफ। क्यों, क्या हुआ? तुमने देखा यहाँ उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई। किसकी? अम्मा उन दोनों बिल्लियों की। ना तारीफ की, ना तालियां बजाईं। भाई की पिटाई पर बस उदास हो गई। ये हैं तुम्हारी दुनिया के असूल। वैसे चीफ, क्या सब ऐसी ही होती हैं? जुबान पर कुछ और दिल में कुछ। चल चल, तेरा क्या ख्याल था? हीरो है तो उनका, तेरी जीत पर तालियां बजाईं। छोड़ो चीफ, निकलो अब यहाँ से, बोरियत हो गई। ज़रूर निकलेंगे रजब अली, ये अच्छी बात है कि तेरी दीवानगी ख़त्म हो गई, लेकिन तूने जो कुछ किया वो तेरे वादे के खिलाफ था। चीफ तो फिर उसे मार खाता रहता। यानी जीतने के बाद वो जो 2 डंडे जिनके बीच में जंजीर बंधी हुई थी उठा कर ले आया था। चीफ, अगर एक भी पड़ जाता किसी के तो मज़ा आ जाता उसे। वो तो उस वक्त मैं शॉक प्रूफ हो रहा था। मुझे अंदाज़ा हो गया था बेटे, वो लोग तुझ पर ज़रबें लगा रहे थे और खुद ही अपनी चोटें सहला रहे थे। बहरहाल, कोई तुझे मुबारकबाद दे या ना दे, मैं तुझे दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर से इस बात पर कि जो कुछ तूने बताया था तूने एक स्टेप भी उसमें गलत नहीं लिया, है ना चीफ? रजब अली खुश होकर बोला, हाँ वाकई ऐसी ही बात है। थैंक यू चीफ, थैंक यू वेरी मच। हम लोग अपने कमरे में आ गए थे और इसके बाद हम बातें करते रहे। कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया। निशा और रजनी बाद में हमारी तरफ नहीं आई।
शाम रात में तब्दील हो गई। खाने पीने का सिलसिला उनके साथ होता ही नहीं था, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं हुई। रात को अलबत्ता मैं अपने काम के लिए तैयार था। मैं अपने कमरे से निकलकर गणेश पाल के कमरे की जानिब चल पड़ा। रजब अली से मैंने कह दिया था कि मेरे साथ ना आए, बल्कि बेहतर है कि अपने आप को निगाहों से ओझल कर ले। उसने मेरे हुक्म की तामील की। गणेश पाल अपने कमरे में मौजूद था और उस वक्त तीनों लड़कियां भी वहीं थीं। रानी अमृता भी वहीं मौजूद थीं। चेतन अलबत्ता नहीं था। वो लोग खामोश बैठे हुए थे। रानी अमृता मुझे देखकर चौंक पड़ी और अजीब सी निगाहों से देर तक देखती रहीं। फिर एकदम उन्होंने संभल कर कहा, आओ दीपक, आओ बैठो। मैं जितनी परेशान हूँ तुम जानते हो। हाँ रानी जी, मुझे इसका एहसास है और मैं आपसे मुआफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। कैसी मुआफ़ी? बस सुनील भी ज़रा बचपन का मिजाज रखता है और चेतन भी उसकी उम्र का लड़का है। आज कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आ गई। नहीं, अभी मैं इन लड़कियों से यही बातें कर रही थी। ये वाक़यात नाखुशगवार तो नहीं हैं। कल उसने जो कुछ किया था आज उसका बदला ले लिया गया उससे। लड़कियां बता रही थी कि चेतन बहुत खौफजदा है और इसके बाद बिल्कुल खामोश हो गया है। वैसे एक बात बताओगे दीपक, अगर मुनासिब समझो तो? जी, क्यों नहीं। ये सुनील है क्या? जी, मेरा मतलब है कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ तो तुम लोगों की उम्रें बिल्कुल बच्चे लगते हो, दूसरी तरफ ऐसा ज्ञान ध्यान। पता चला है सुनील ने फूंक मारकर चेतन को दूर फेंक दिया था। अरे नहीं, बस वो एक तकनीक थी जिससे उसने काम लिया। बहरहाल आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे कि चेतन और सुनील सामने ना आने पाएं। चेतन अब सामने नहीं आएगा। क्यों? सहमा हुआ है वो और शायद कुछ शर्मिंदा भी है कि उसने तुम लोगों को तस्लीम नहीं किया था। आज उसे इस बात का यकीन हो गया है कि तुम लोग कुछ हो। खैर, हम लोग तो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन हाँ, एक बेड़ा उठाया हुआ है हमने। वो ये कि जिस दिन गणेश पाल बिल्कुल ठीक हो गया उसी दिन हम यहाँ से वापसी का बिस्तर बांध लेंगे। भगवान तुम्हें सुखी रखे। भगवान की सौगंध, तुम्हारी अल्फाज मन को ऐसी तसल्ली देते हैं कि बस मानो जलती आग पर पानी पड़ जाए। कम अज़ कम तुम्हारी ज़ुबान से तो ये निकलता है कि मेरा गणेश ठीक हो जाएगा। अमृता देवी ने मोहब्बत भरी निगाहों से बेटे को देखते हुए कहा, गणेश पाल जी किस वक्त तक सो जाते हैं? तुम जानते हो ना, इसका सोना कोई बड़ी हैसियत रखता है ना जागना जब भी सो जाए। भाई तुम तीनों लड़कियां बहुत खामोश हो। मेरा ख्याल है चेतन की पिटाई तुम लोगों को नागवार गुजरी है। नहीं, ये बात नहीं है। हम एक और बात पर संजीदा हो गए हैं। वो क्या? मैंने सरिता को देखते हुए कहा, क्योंकि उसी ने ये अल्फाज अदा किए थे। असल में चेतन भैया बिल्कुल ही बचकाना जहन रखते हैं। कहीं वो इस बात का बदला लेने पर आमादा ना हो जाएं और ख्वामखा हमें मुश्किलात में पड़ना पड़े। नहीं, मैं खुद चेतन से मुलाकात किए लेता हूँ। कहाँ है वो? आप वहाँ ना जाएं तो बेहतर है, सरिता ने कहा। नहीं सरिता देवी, छोड़िए इन बातों को, मुझे बताइए कहाँ है वो। और फिर वैसे भी मैंने तो उसका मुकाबला नहीं किया, ये तो सुनील का मामला है। आप दोनों को एक ही समझते हैं वो। आप लोग आराम कीजिए और अमृता देवी, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊँगा। आप गणेश पाल महाराज को कुछ खिला पिला दीजिए। वैसे भी रात का वक्त हो गया है। मुझे तन्हाई में, मेरा मतलब है गणेश पाल की मौजूदगी में, आपसे कुछ बातें करनी है। अभी आता हूँ चेतन के कमरे से, मैंने कहा और इसके बाद वहां से निकलकर चेतन के कमरे पर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। चेतन एक आराम कुर्सी पर दराज था। मुझे देखकर उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खौफ के आसार थे। मैंने पलटकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और वो दहशतज़दा निगाहों से मुझे देखने लगा। उस वक्त उसके खदोखाल में वो तीखापन नहीं था, बल्कि उनमें खौफ की परछाइयाँ झलक रही थीं। हेलो चेतन, मैंने कहा और वो अपने खुश होंठों पर जुबान फेरने लगा। भाई देखो, तुम्हारा झगड़ा सुनील से है। मैंने ना तो कुछ कहा है और ना ही कोई अमली हिस्सा लिया है। चेतन ने बमुश्किल तमाम अपने आप को बोलने पर आमादा किया और फिर आहिस्ता से बोला, अच्छा हुआ आप आ गए महाराज। सुनील जी कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं। असल में आप लोगों से मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं। क्या मतलब? देखिए, मैं शहर में रहता हूँ, हॉस्टल में मेरा क़याम है। आप यकीन करेंगे शहर का माहौल ज़रा मुख्तलिफ होता है। वहाँ ख़ास तौर से नौजवानों की सोच कदीम लोगों की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हमारा वास्ता भी कभी ज्ञानियों ध्यानियों से नहीं पड़ा। मेरा मतलब है मैंने आपका बहुत अपमान किया है, लेकिन अब मुझे ये मानना पड़ा है कि आप लोग महान हैं। आप और सुनील जी यकीनी तौर पर बहुत बड़ी कुव्वतों के मालिक हैं। उनका मुजाहरा मैंने देख लिया है। मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरी हरकतों से आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं तो मेरा क्या बनेगा। मैंने गहरी निगाहों से चेतन को देखा और कहा, गोया तुम अब हमसे मुफाहमत पर आमादा हो। जो आंखों के सामने होता है उसे ना मानना तो बेवकूफ़ी ही है ना।
सुनील महाराज इतने महान होंगे। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा होने के बावजूद मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने उनका बहुत अपमान किया। कल उनके साथ जो कुछ किया था वो ही इतना था कि अगर वो चाहते तो मेरी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ कर रख सकते थे। मुझे उनसे भी क्षमा करा दीजिए महाराज। इसके बाद कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। चलो बात ख़त्म हो गई, बैठो मेरे सामने, मैंने कहा और खुद उसके सामने बैठ गया। मैंने दोस्ताना अंदाज में उससे पूछा, तुम्हारा इरादा बदलने की वजह वही लम्हात थे ना जब सुनील ने तुम्हें फूंक मारकर नीचे फेंक दिया? हाँ महाराज। और उस समय उनका चेहरा, ओह माय गॉड। चेतन के चेहरे पर खौफ के आसार फैल गए। क्यों, क्या बात थी? भगवान की सौगंध, वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था। इतना खौफनाक, इतना भयानक कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस एक निगाह में मुझे यूं लगा जैसे सुनील महाराज का कद बहुत ऊंचा हो। मैं उन्हें गर्दन बहुत ऊपर करके ही देख सकता था और उनका चेहरा, माय गॉड, मैं बता नहीं सकता आपको मिस्टर दीपक, उसने कहा और फिर चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर बोला, और आप भी तो उन्हीं के साथ ही हैं। बाद में तुमने उसका चेहरा देखा? हाँ, जब वह मुझे फूंक मारकर उड़ा रहे थे उस समय तो उनका चेहरा भयानक था, लेकिन फिर वह नॉर्मल हो गए और मैं दावे से कह सकता हूँ कि यह सिर्फ मेरी नज़र का धोखा नहीं था। मैंने हंसते हुए कहा, बहरहाल चेतन, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं और किसी भी तरह तुम्हें या अमृतपाल सांगा महाराज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बुरा ख्याल है तो उसे निकाल फेंको। दीपक महाराज, मेरे दिल में बुरे ख्यालात थे और शायद हैं भी, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि आप लोग सचमुच कुछ हैं। अच्छा, मेरी आंखों में तुम्हें ऐसी कोई बात नजर आती है चेतन जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि हम लोग आम इंसानों से कुछ मुख्तलिफ हैं? मैंने बिल आखिर अपना काम शुरू कर दिया। मेरे इन अल्फाज के साथ चेतन का मेरी आंखों की जानिब देखना एक फितरी अमल था, लेकिन इसके बाद उसका साकित हो जाना भी दूसरा हिस्सा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जहनी कुव्वतें सलब होती गईं और वो मेरे ट्रांस में आने लगा। उसके चेहरे के नकूश फीके पड़ते जा रहे थे और वो खालियूस ज़हन होता जा रहा था। मैंने उसके दिमाग को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया और फिर अपने काम का आगाज़ किया। चेतन, तुम क्या हो? अमृतपाल सांगा का भतीजा। मेरे माता पिता मर चुके हैं। अमृतपाल महाराज ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। क्या तुम इन लोगों से मोहब्बत करते हो? हाँ, गणेश पाल, अमृता चाची, रजनी, निशा और सरिता, इन सब पर मैं 1000 जीवन वार सकता हूँ। चेतन, क्या तुम्हारे दिल में कभी यह ख्याल पैदा हुआ कि अगर गणेश पाल इस संसार में ना रहे तो अमृतपाल सांगा की सारी दौलत तुम्हें मिल जाएगी? नहीं, मैं इस परिवार का मन से ख्याल करता हूँ। कभी भूल कर भी मैंने ये बात नहीं सोची। गणेश मेरा भाई है। जिन लोगों ने मुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे दी हैं, मैं उनके बारे में कभी बुरे अंदाज में नहीं सोचता। क्या तुम्हें इस दौलत की ख्वाहिश नहीं है जो बाद में गणेश पाल को मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ कि अमृतपाल सांगा जी कभी अन्याय नहीं करेंगे। मुझे जीवन बिताने के लिए वो इतना कुछ ज़रूर दे देंगे कि मैं किसी मुसीबत का शिकार न हूँ, और वो ऐसा करते हैं। जिस तरह वो मुझे तालीम दिला रही हैं उसमें इस सोच की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब गौर करके बताओ, तुम्हारे अपने सीने में गणेश पाल की इस कैफियत की वजह क्या हो सकती है? मैं ऐसे मामलों को बिल्कुल नहीं जानता, पर इतना ख्याल ज़रूर है मेरे मन में कि इसके लिए जगत पाल ने कोई चाल चली है। वो हमारे परिवार का दुश्मन है और हमसे हर तरह की दुश्मनी करना चाहता है। ठीक है चेतन, अब तुम मेरे जाने के बाद पुरसुकून हो जाओगे। दिल में सोचोगे कि तुमने मुझसे जो बातें की हैं उनके नतीजे में हमारा दिल तुम्हारी जानिब से साफ़ हो गया होगा और इसके बाद तुम हमें दोस्ताना अंदाज में मिलोगे। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया और इसके बाद मैं खामोशी से चेतन के कमरे से निकल आया। चेतन के बारे में पहले भी कुछ इस किस्म के शवाहिद मिले थे और अब इसकी मुकम्मल तस्दीक हो गई थी कि वो इस खानदान के लिए बेज़रर आदमी है। बाद में वापस गणेश पाल के कमरे में पहुंच गया। गणेश पाल मसहरी पर दराज था और आराम से सो रहा था। मेरे पास इंजेक्शन और सरिंज मौजूद थी। मैंने रानी अमृता की जानिब देखा और कहा, रानी जी, क्या आप गणेश पाल के कमरे में सोना पसंद करेंगी? क्यों, कोई ख़ास बात है क्या? रानी अमृता ने सहमी हुई निगाहों से मुझे देखकर कहा, ख़ास बात यही है कि मैं ज़रा माहौल का जायज़ा करना चाहता हूँ। मैं गणेश पाल को ये इंजेक्शन दे रहा हूँ जो उसे कोई नुकसान पहुँचाए बगैर सुकून की गहरी नींद सुला देगा। वो नींद के आलम में कहीं नहीं जाएगा। हाँ, एक सवाल और, क्या पहले ऐसी कोई कोशिश की गई है? कैसी कोशिश? मेरा मतलब है कि कभी किसी डॉक्टर वगैरह ने उसे बाहर जाने से रोकने के लिए नींद का इंजेक्शन दिया है? नहीं, कभी नहीं। खैर, कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल फ़िक्र न करें। और हाँ, रात को अगर कोई ख़ास बात हो तो बराह करम फ़ौरन मुझे आवाज़ दे लें और इसमें कोई तकल्लुफ़ ना करें। एक बात बता दो दीपक बेटे। जी रानी साहिबा, आज रात कोई ख़ास बात है? बिल्कुल नहीं,
आपको पता है कि पिछली रात मैं इसे खंडरात में से लेकर आया था। असल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर गणेश पाल बेहोशी के आलम में हो तो क्या सूरत हाल पेश आ सकती है। इसे किसी और तरीके से हासिल किया जाता है या नहीं, ये एक तजुर्बा है। ठीक है, आप चिंता ना करें दीपक महाराज, मैं यहीं सो जाऊंगी और पूरा ख्याल रखूंगी। अरे ये दीपक बेटे से दीपक महाराज कैसे हो गया मैंने मुस्कुरा कर कहा। रानी अमृता के जहन से मैं खौफ का हर एहसास मिटाना चाहता था। रानी अमृता ने मुझे अजीब सी निगाहों से देखकर कहा, मन तो यही चाहता है कि तुम्हें बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब करूं, दीपक बेटा ही कहूं, मगर जब तुम्हारी हैसियत का ख्याल आता है तो खुद ही शर्मिंदा हो जाती हूं। तुम महान हो और हमारे भाग्य हैं कि तुम हम पर मेहरबान हो गए हो। ना कोई लालच ना लोभ, फिर भी हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हो। मुझे लालच है अमृता रानी साहिबा, मुझे लोभ है और मैं आपसे अपनी तलब वसूल करना चाहता हूँ। भगवान करे हम तुम्हें कुछ दे सकें। आप दे सकती हैं रानी साहिबा, वो मोहब्बत, वो ममता जो अपनों के लिए दिल में होती है, वो प्यार जो किसी अपने को देखकर आंखों में उमड़ आता है, यही हमारा मुआवजा होगा, यही हमारा लालच है और यही लोभ। रानी अमृता ने गर्दन झुका ली, उसकी आंखों से आंसुओं के कतरे टपकने लगे थे। मैंने कहा, और इसके साथ साथ ही एक एतमाद भी रानी साहिबा, और वो एतमाद और यकीन ये कि बिल आखिर एक दिन गणेश पाल को हंसता मुस्कुराता छोड़कर वापस जाएंगे हम लोग, ये हमारा आपसे वादा है। रानी अमृता बेख्तियार हो गई। इंसानी फितरत के इस पहलू से दुनिया का कोई संगदिल से संगदिल शख्स इनकार नहीं कर सकता कि आदमी किसी भी बुलंदी पर पहुंच जाए, उसे मोहब्बत की तलब होती है। उसे वो रवायती लम्स दरकार होता है जो किसी भी पुरफरेब जज्बे से पाक हो, जिसमें सच्चाइयाँ हों, जिसमें एक पुरखुलूस मोहब्बत हो, और मैं तो इस लम्स से तकरीबन महरूम ही रहा था। रानी अमृता ने मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर उसे झुकाया और मेरी पेशानी चूम ली और कहा, ऐसे महान बेटों की माँ या कोई भी रिश्ता कायम हो जाए, कहलाकर मैं बड़ा फख्र महसूस करूंगी। तुमने बहुत कुछ देने के साथ साथ मुझे ये मान भी दिया है कि अब जितना आगे बढ़ चुके हो। एक सवाल और करूं मैं तुमसे? हाँ कहिए। यहाँ खाते पीते क्यों नहीं हो? इस सवाल का जवाब उस समय दूंगा रानी, जब यहाँ से वापस जाऊंगा। क्यों? ये एक मजबूरी है, बस मुझे इसके लिए आप मुआफ़ी कर दीजिएगा। रानी अमृता गर्दन हिलाकर खामोश हो गई। गणेश पाल तो पत्थर का एक बेजान बुत था ही, हालांकि मैंने उसे जब गार में हंसते बोलते और मुस्कुराते देखा था तो दर हकीकत वह मुझे बहुत प्यारा लगा। एक अनोखा अंदाज था उसकी गुफ्तगू करने का, लेकिन उस वक्त वो गणेश पाल नहीं था। अपने आप को उसने विक्रम सिंह राजपूत बताया था। ये कहानी में एक नया नाम आया था। इसकी तहकीकात मुझे बाद में करनी थी। चूंकि मसाइल इस कदर हो गए थे कि कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती थी, इसलिए अभी हर मसले के हल की तलाश में अलग जाना मुमकिन नहीं था। बहरहाल इन तमाम मामलात से फरागत हासिल करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आया। रजब अली मौजूद था और खासा बोर नजर आ रहा था। मुझे देखने लगा। मैंने कहा, कहो रजब अली, क्या हो रहा है? गालिबन इसे झक मारना कहा जा सकता है चीफ। खूब, गोया इंसानी ज़िंदगी से काफ़ी बेहतर वाकफियत हासिल हो चुकी है तुम्हें। छोड़ो चीफ, कोई ऐसी बात सोच रहा हूँ जिसमें कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। ख्वामखा बेकार ज़िंदगी गुजर रही है। हाँ हाँ ज़रूर सोचो, अगर तुमने वाकई कोई फ़ायदामंद बात सोच ली तो मुझे खुशी होगी, मैंने जवाब दिया। कहाँ घूमते फिर रहे थे? एक तजुर्बा किया है मैंने, और वो तजुर्बा ये है कि गणेश पाल को मैंने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। अब वो रात भर सुकून की नींद सोता रहेगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस हाल में उस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है। क्या केकावती उसे इस आलम में भी अपने साथ उन खंडरात में ले जाने की कोशिश करेगी या इसमें वो नाकाम रहेगी? रजब अली दिलचस्पी से मुझे देखने लगा, फिर बोला, बात तो काफ़ी दिलचस्प है चीफ। इसका मतलब ये कि कुछ हो सकता है। क्या कहा जा सकता है? मैंने जवाब दिया और फिर रजब अली को चेतन के बारे में बताने लगा। रजब अली हैरत और दिलचस्पी से चेतन की कहानी सुन रहा था। उसने कहकहा लगा कर कहा, गोया चेतन महाराज चित हो गए। खरा खरा चित हो गया, तुमसे बेहद खौफसदा है। ना सिर्फ वो, बल्कि मेरा ख्याल है अब उसके साथ आने वाले लोग भी तुम्हारा सामना करने से कतराएंगे। हम हैं ही नंबर 1 चीफ, मगर वो लड़कियां, उन्होंने दिल तोड़ दिया है। नहीं रजब अली, इंसानी फितरत का अगर तज्जिया करो तो तुम्हें इस बात पर ना तो हैरत होनी चाहिए और ना अफसोस। उनके खून के रिश्ते हैं, और फिर सच बात यह है कि उनमें से किसी ने तुमसे इजहार उल्फत तो नहीं कर दिया है। दोस्ती अपनी जगह होती है, लेकिन इश्क और मोहब्बत के मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। ना ही वो ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें उर्फ़ आम में फ्लर्ट कहा जाता है। फ्लर्ट समझते हो? लो, ये क्या बात हुई चीफ, क्या मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है? रजब अली अकड़ कर बोला। नहीं नहीं, तुम्हारी हर चीज़ ताकतवर है।
मेरा मतलब यह है कि वह तुमसे फ्लर्ट भी नहीं करना चाहती। एक दौलतमंद आदमी की बच्चियां हैं, उनका अपना एक वकार है, एक स्टेटस है, म्यार है। चुनाचे वो घटियापन से गुरेज करती हैं। हाँ, तुम्हारी बातों पर हंसती हैं, खुश हो लेती हैं। इस बात पर हैरान भी हैं कि हम मॉडर्न साधु कैसे अजीबोगरीब हैं। मेरा ख्याल है हमें अपनी यह हैसियत बरकरार रखनी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम वो तमाम हरकतें करें जो इस किस्म के लोग किया करते हैं। और फिर रजब अली, मैं तुम्हारा भी एक म्यार समझता हूँ। तुम कोई मामूली चीज़ तो हो नहीं। तुम्हारे पास वो लाफानी ताकतें हैं जो इंसानों को हासिल नहीं हैं। तुम अगर चाहो तो किसी को जहनी तौर पर अपना गुलाम बना सकते हो। तुम चाहो तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। जब इंसान, मेरा मतलब है आतिशी मखलूक हो या मिट्टी की, तख्लीक कुव्वत हासिल कर ले तो फिर उसके अंदर फराग दिली भी पैदा हो जानी चाहिए। रजब अली गौर से मेरी ये बातें सुन रहा था। कायल सा होकर कहा, ठीक कहते हो चीफ, इसलिए किसी बोरियत का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तुमसे ये नहीं कहता रजब अली कि तुम फितरत से लड़ाई मोल लो। इंसान, जैसा कि मैं तुमसे कह चुका हूँ कि किसी भी हालत में हो, फितरत के खिलाफ उसके लिए अमल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इक़दार, रवायात, शराफत अपना एक अलग म्यार रखती हैं। अरे बाप रे, बस चीफ, काफ़ी नहीं है ये तकरीर, चलो ख़त्म, मैंने आहिस्ता से कहा। और इसके बाद रजब अली बहुत देर तक खामोश रहा। फिर बोला, रात खासी बीत गई है चीफ, क्या ख्याल है? सो जा, कहीं जाना तो नहीं है? नहीं चीफ, वैसे तो कहीं जाना नहीं है, बस असल में हमारा अपना एक तरीक़ा ज़िंदगी है। मसलन, क्या तुम यकीन करोगे, क्यों नहीं, इस आरामदेह बिस्तर पर सोने की बजाय मुझे किसी पेड़ की शाख बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे लिपट कर सो जाने में वो पुरसुकून नींद आती है जिसका कोई जवाब नहीं होता। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं है किसी पेड़ की शाख पर सोने की, इसी बिस्तर पर आराम करो, खादिम आपका गुलाम है। रजब अली ने कहा और करवट बदल कर लेट गया। मैं भी ख्यालात के हजूम में घिरा, नींद की आगोश में जाने का ख्वाहिशमंद रहा और थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर गनूदगी तारी हो गई।